अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये जो आपका लेक्चर है ये आपकी एफएससी की बायोलॉजी से है और उसका फर्स्ट यूनिट चल रहा है, दैट इज़ होमोस्टेसिस, और उसका आज 5th लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो इससे पहले उसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं इस चैनल पे। होप सो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया स्टिल तो आप काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू लेक्चर अपलोड हो वो आप तक आ जाए। तो इस यूनिट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक हदीस शेयर करना चाहूँगी। सीक ऑफ नॉलेज इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ ईच मुस्लिम। इल्म का हसूल हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। अब मुसलमानों में मेल एंड फीमेल बोथ, तो हमें ना सिर्फ दुनिया का इल्म हासिल होना चाहिए बल्कि हमारी दीन का भी इल्म होना चाहिए ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब रहे और हमारी आखिरत भी कामयाब रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे पास आज आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होते हैं जनाब? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर नोन एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होते हैं? ये ना सिर्फ हमारी किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, आल्सो जो है किडनी को उसका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो या यूँ समझ लें कि जो किडनी है वो अपना फंक्शन नेफ्रॉन के थ्रू परफॉर्म करती है। अब क्या फंक्शन है किडनी का? किडनी का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन क्या होता है? ये एक ऐसा लिक्विड है जो हमारी बॉडी से एग्ज़िट होता है और अपने साथ साथ जो है हमारी ब्लड में से तमाम वेस्ट मटेरियल को अपने साथ लेके जाता है। इससे क्या होता है? हमारा ब्लड फ़िल्टर हो जाता है और क्लियर हो जाता है। तो आप ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि किडनी हमारे पास क्या होती हैं? हमारी बॉडी का फ़िल्टरिंग यूनिट है। तो अगर नेक्स्ट आप चलते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तरफ, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके हमें 2 बेसिक पार्ट्स नज़र आते हैं, रीनल ट्यूब्यूल एंड रीनल कार्पसल। तो ये देखिए आपके सामने उसकी डायग्राम आ गई है। तो इसका पहला हिस्सा हमारे पास कहलाता है रीनल कार्पसल। ठीक है, अब रीनल कार्पसल को अगर हम देखें तो इसके अंदर मज़ीद इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हमारे पास होता है बोमेन कैप्सूल और दूसरा हमारे पास होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है जी। तो बोमेन कैप्सूल क्या होता है? ये देखिए इस डायग्राम में आपको ब्लू कलर का एक कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसको हम क्या नाम देते हैं? बोमेन कैप्सूल का। इसको बोमेन कैप्सूल क्यों कहते हैं? बोमेन एक साइंटिस्ट था, उसने ये स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, दैट्स वाई हम इसको बोमेन कैप्सूल का नाम देते हैं। तो उसके अंदर आप देखिए रेड कलर की आपको एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? दैट इज़ ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये दोनों हिस्से मिलकर कलेक्टिवली इनको हम क्या नाम देते हैं? रीनल कार्पसल का। तो नेफ्रॉन का जो ये वाला एंड होता है जिसके ऊपर बोमेन कैप्सूल है, ये ब्लाइंड एंड होता है। ठीक है, क्यों ब्लाइंड एंड है? क्योंकि इसने इनक्लोज किया हुआ है बोमेन कैप्सूल इसको सॉरी ग्लोमेरुलस को। ठीक है ना, उसने ग्लोमेरुलस को क्या किया हुआ है? इनक्लोज किया हुआ है, इसलिए जो है ये इसका हिस्सा ब्लाइंड होता है। और सेकंड हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल लास्ट में जहाँ लिखा हुआ है टू पेल्विस, तो ये हिस्सा इसका क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, तो अब अपने स्लाइड की तरफ वापस आते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीनल कार्पसल क्या होते हैं। इट इज़ ब्लड फिल्टरिंग यूनिट। क्यों? बिकॉज ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड इसमें एंटर होगा, वहाँ से फ़िल्टर होके वो नेक्स्ट मूव करेगा। बोमेन कैप्सूल क्या होता है? ये उसका ब्लाइंड एंड है, कप शेप स्ट्रक्चर है, और ये क्या किया हुआ है? इसने रीनल कार्पसल को इनक्लोज किया हुआ है। रीनल कार्पसल कार्पसल बेसिकली क्या होते हैं? ये कार्पसल का वर्ड निकला हुआ है ब्लड सेल से। ठीक है, अब ब्लड सेल किस में होंगे? ब्लड की कैपिलरीज में होंगे। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज को किसने इनक्लोज किया हुआ है? बोमेन कैप्सूल ने। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि बोमेन कैप्सूल हो गया ये। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें रीनल ट्यूब्यूल। अब इसका दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या कहलाता है? रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। तो लेट्स मूव टू डायग्राम। तो रीनल ट्यूब्यूल देखें, अब जहाँ बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है बोमेन कैप्सूल वाला हिस्सा, ब्लू शेड जहाँ से दिख रहा है, ब्लू से आगे जो बिल्कुल लाइट शेड स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्टली यहीं से जो है इसका सेकंड हिस्सा शुरू होता है जिसको हम नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स का। ठीक है जी, रीनल ट्यूब्यूल इसका हमारे पास जो है दूसरा हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल। तो ये देखें, इसको अगर आप देखें तो स्टार्ट में ये जो है बिल्कुल बलदार स्ट्रक्चर में है, फिर नेक्स्ट जाके ये यू शेप इख्तियार कर लेता है, अगेन ये कॉइल स्ट्रक्चर है, और उसके बाद सीधा जो है ये जाके एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में फॉल करता है। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इट इज़ अ ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। इसको हम फिल्ट्रेट रिफाइनरी कहते हैं। क्यों? बिकॉज के जो ब्लड इसके अंदर एंटर हुआ था, किस में एंटर हुआ था? हमारे अंदर हमारे पास जो है ब्लड कैपिलरीज में एंटर हुआ था ब्लड। वो ब्लड जो है फिल्टर होके किस में आ जाता है? नेक्स्ट जो है रीनल ट्यूब्यूल में एंटर होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय कैपिलरी ऑफ ब्लड
एंड द रीनल ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब इसके मज़ीद 3 हिस्से हैं, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि एक इसका कहलाता है जो बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है बोमेन कैप्सूल के बाद, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ द फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल एंड मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन हेयर टेक्स प्लेस, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन में कि जो मैंने आपको बताया कि इसमें ब्लड एंटर होता है, अब ब्लड के अंदर ज़रूरी तो नहीं सारा वेस्ट हो, तो उसके अंदर कुछ यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली जो हमारे पास अहम चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर जो मौजूद होती हैं वो इसी में ही रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, यहीं पे ही इसके प्रॉक्सिमल हिस्से में, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या होता है, ये फर्स्ट कॉइल्ड हिस्सा है। उसके बाद अगर हम मूव करते जाएं आगे की तरफ तो आपको एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये थोड़ा सा नैरो भी होता है। इसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले का, ठीक है ना। तो हेनले भी एक हमारे पास साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया था पार्ट। तो इसके अंदर इसका क्या काम है लूप ऑफ हेनले का, इसमें बेसिकली हमारे पास होती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट, ठीक है। कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा उसके अंदर वाटर है, यानी कि हमारी बॉडी को अभी ज़रूरत है पानी की, तो क्या होगा, पानी उसमें से वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और साल्ट, ऑफ कोर्स साल्ट भी हमारी बॉडी के लिए बेहद अहम है, तो साल्ट का रिलीज़ तो बिल्कुल हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो साल्ट भी क्या होते हैं, इससे हमारी बॉडी में वापस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसका लास्ट हिस्सा, इट इज़ हाईली कॉइल्ड एंड एक्सपेंडेड पार्ट होता है इसका, एंड इट लाइज इन द कॉर्टेक्स एंड हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन। अब देखें जो ब्लड चला था, कहाँ से, ब्लड कैपिलरीज से चला था, वो मूव करता हुआ तमाम नालियों से गुजरा। अब उस ब्लड में से जो हमारे पास वेस्ट मटीरियल था वो भी सेपरेट हो गया, ठीक है ना, एंड तक आके। और इसके दौरान ब्लड की मूवमेंट के दौरान जो उसकी अहम चीज़ें थी वो हमारे जो है ना उसमें क्या हो गई, ब्लड में से वापस आ गई हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अब इससे हमारे पास जो एंड पे जब ये हमारे डिस्टल हिस्से तक पहुंचता है फिल्ट्रेट, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उस वहाँ तक आते आते उसके अंदर तकरीबन सारा वेस्ट मटीरियल ही रह गया होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हो गया हमारे पास नेफ्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूरिन कैसे बनता है। ये तो हमने एक जनरल सा स्ट्रक्चर देखा कि जो ब्लड है वो किस में आएगा, ब्लड के उसमें आएगा कार्पसल में, ठीक है ना। कार्पसल से किस में आएगा, ट्यूबुलर पार्ट में आएगा। तो ट्यूबुलर पार्ट में एज अ फिल्ट्रेट वो मूव करेगा, तो इसमें जो अहम चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, अगेन जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब हम देखते हैं इसमें यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, कि एक्चुअली यूरिन बनता कैसे है। तो इसमें देखें जनाब कि यूरिन फॉर्मेशन अक्ल इन फॉलोइंग स्टेप, इसके 3 बेसिक स्टेप होते हैं। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सेकेंड 1 ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, एंड लास्ट 1 इज़ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इसमें देखिए जनाब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है हमारे पास, कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम द ब्लड इन ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, जो हमारे पास जिसको हमने रीनल कार्पसल का नाम दिया हुआ है, उसके अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर जैसे ही ये होगा, ब्लड प्रेशर के ज़रिए ब्लड जो है हमारी किडनीज़ में एंटर होगा, वो किस में आ जाएगा, उसकी जो हमारे पास कैपिलरीज़ वाला पोर्शन है वहाँ पे ब्लड आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज़ में रह जाएगा। अब उसमें से जो है प्रेशर की वजह से ब्लड में से बहुत सारा लिक्विड जो है वो किस में पास आउट हो जाएगा, वो चला जाएगा उसके ट्यूबुलर हिस्से में, ठीक है। तो इस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं, फिल्ट्रेट का, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ब्लड, इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। ब्लड फ्लोज अंडर द हाई ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस, ब्लड बहुत प्रेशर से जो है वो ग्लोमेरुलस में आता है। एज अ रिजल्ट सम फ्लूइड फिल्टर आउट ऑफ द कैपिलरी वॉल इनटू द बोमेन कैप्सूल। तो वही बात कि जैसे ही ब्लड प्रेशर से जो है अंदर आएगा कैपिलरीज के अंदर, तो उसमें से कुछ लिक्विड जो है वो ब्लड की नालियों को छोड़कर किस में एंटर हो जाएगा, कैप्सूल में एंटर हो जाएगा। वो जो डायग्राम में आपको ब्लूइश सा कलर नज़र आ रहा है। सो दिस लिक्विड इज आल्सो कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या होगा, वाटर होगा, साल्ट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, विटामिन, ये तकरीबन सारे ही हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो अबाउट 7.5 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर प्रोड्यूस एवरी आवर, हर घंटे बाद जो है हमारी बॉडी में 7.5 लीटर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा होता है। अब क्या होगा जनाब, ये कहाँ तक पहुँच गया, बोमेन कैप्सूल तक। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्यूबुलर पोर्शन शुरू हो रहा है। अब क्या होगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फ्लो आउट फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ ईच नेफ्रॉन। अब जनाब वो एंटर हो गया उसके ट्यूबुलर हिस्से में। हेयर द यूजफुल सब्सटेंसेस सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब बैक इनटू ब्लड। अब क्या होगा, यहाँ से जो हमारे पास यूज़फुल मटेरियल हैं वो क्या होंगे, ब्लड में वापस आ जाएंगे, ठीक है। स्पेशली जो है अमाइनो एसिड्स। उसी तरह लूप ऑफ हेनले, अब ये यही फिल्ट्रेट आगे की तरफ मज़ीद मूव करेगा। आगे कौन सा स्ट्रक्चर आ गया उसका, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब जो इसके अंदर बाकी वाटर और साल्ट बच गया है वो अगेन कौन रीअब्सॉर्ब कर लेगा, हेनले, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वाटर और साल्ट जो है वो अगेन किस में शामिल हो जाएगा, ब्लड में शामिल हो जाएगा। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन देखें इन दिस स्टेप की, जबकि ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेट मूव कर रहा होता है ट्यूब्यूल्स में, इन ईच स्टेप इसके अंदर कुछ आइंस हैं, हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनियम, ठीक है, दे आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड दिस प्रोसेस मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड। तो इसके दौरान क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ आइंस मौजूद हैं तो इससे क्या होता है, ये अगेन एंटर हो जाते हैं ब्लड से, किस में आ जाते हैं, ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पीएच ऑफ ब्लड मेंटेन रहती है। और एक्सक्रीशन देखें, आफ्टर द रीअब्जॉर्प्शन द फिल्ट्रेट चेंज इनटू यूरिन। अब क्योंकि जबकि वो आखिरी हिस्से तक पहुंच चुका है, प्रॉक्सिमल पार्ट तक, तो अब इस दौरान फिल्ट्रेट में से जितनी अहम चीज़ों ने रीअब्जॉर्ब होना था वो हो गया। अब एंड पे जो मटेरियल बचा है उसको अब हम क्या नाम देंगे, यूरिन का, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वेस्ट मटेरियल। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए अहम थी, हमारी ब्लड के लिए या हमारी बॉडी के लिए, और वो एग्जिट हो रही है, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर यूरिन पासेस टू द आउटसाइड बाय द यूरिथ्रा। अब क्या होगा, वो जनाब यूरिन पहुंचेगा पेल्विस में, ठीक है जी। पेल्विस के आगे जो है हमारे पास क्या अटैच होती हैं, यूरिटर्स अटैच होती हैं। यूरिटर्स जो है वो मूव करेंगी यूरिनरी ब्लेडर में, यानी कि मसाने में, और वहाँ से वो खारिज हो जाएंगी यूरिथ्रा के ज़रिए आउटसाइड द बॉडी। अच्छा जी, तो इस डायग्राम में देखें आपको यूरिन फॉर्मेशन बताई गई है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को देख लें और साथ ही उसके की पॉइंट्स गिवन है, वही पॉइंट्स जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं, इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस रखें, ठीक है, इसी को आप बना सकते हैं फिर। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी। अब जनाब कुछ हमारे पास ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो किडनी की हेल्प करते हैं यूरिन बनाने में, ठीक है। अब ना सिर्फ नेफ्रॉन हेल्प करता है, वो तो उसका स्ट्रक्चरल हिस्सा हो गया। अब कुछ हार्मोन्स भी हैं हमारी बॉडी में जो क्या करते हैं, किडनी को हेल्प करते हैं यूरिन बनाने में। तो इसमें नंबर 1 हमारे पास आ जाता है इंसुलिन, ठीक है, वेरी वेल नोन हार्मोन इंसुलिन। आजकल हर घर में शुगर पेशेंट रह रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि वो जब भी किसी की शुगर हाई होती है तो वो क्या करते हैं, इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं। तो इंसुलिन का काम ये नहीं है कि वो ग्लूकोज के लेवल को कम कर दे, उसका काम है ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल लेकर आना। तो अब किडनी के केस में देखें यूरिन का, इसमें इंसुलिन का क्या काम है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फिल्ट्रेट अकर इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, कि जैसे ही फिल्ट्रेट जो है वो बोमेन कैप्सूल को छोड़कर किस में आता है, ट्यूबुलर पार्ट की तरफ आता है, पहले ही उसमें से क्या हो जाता है, ब्लड रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में वापस आ जाता है। सो दिस फंक्शन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन नोन एज इंसुलिन। कि अगर हमारी बॉडी में क्या हो रही हो, ग्लूकोज की कमी या ज़्यादती हो रही हो, तो उसके लिए हम क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास इंसुलिन हो गई, ठीक है ना। इंसुलिन क्या करेगा, वो अगर तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज की क्या है, कमी है, तो वो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। सो इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरजिन इन द पेंक्रियास, ठीक है। ये अभी हार्मोन कहाँ से खारिज होता है, पेंक्रियास से खारिज होता है। इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो ये क्या करता है, ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको क्या कर देता है, नॉर्मल कर देता है। सो द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज ब्लड में कितना होता है, 70 mg पर 100 mg। अगर ये 30 पर 100 mg तक चला जाए तो डेथ भी हो सकती है। उसी तरह अगर ग्लूकोज का लेवल 120 mg तक चला जाए तो तब भी ये नुकसानदेह। सो इट शोज़ द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इंसुलिन ही ऐसी हार्मोन है जो क्या करता है, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन एक्सेस ऑफ ग्लूकोज विल नॉट बी रीअब्जॉर्ब्ड एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तो कभी कभार क्या होता है कि जब एक हमारे पास ऐसी डिजीज़ है, उसको हम नाम देते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस का। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो बजाय कि हमारी ब्लड में वापस आने के, वो क्या होती है, हमारी ब्लड में जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और वो क्या होती है, यूरिन के ज़रिए एक्स्ट्रा अमाउंट में खारिज होती रहती है। तो इससे क्या हो जाती है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की बेइंतहा कमी हो जाती है, और उसके लिए फिर हमें कौन से हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि जो है उसके लेवल को क्या किया जा सके, नॉर्मल किया जा सके। तो इसलिए इस डिज़ीज़ को हम नाम देते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस का। सेकेंड हमारे पास हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना। एंटी मीन अगेंस्ट, या ये नेगेटिव में ये बात जाती है, यूरेटिक मीन यूरिन, हार्मोन मीन हार्मोन, ठीक है, मतलब ऐसा हार्मोन जो क्या कर रहा हो, यूरिन के अगेंस्ट हो, यानी कि यूरिन के फॉर्मेशन को रोक रहा हो। तो ये कब होता है हमारे पास कि द डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है जी। तो हमारे पास इसका जो डिस्टल पार्ट है वो क्या करता है, पानी को रीअब्जॉर्ब करता है। अब वो क्यों रीअब्जॉर्ब करेगा, दिस फंक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसको हम क्या नाम देते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। इट इज़ सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सिक्रेट करती हैं। तो इसको अगर समराइज़ कर दें तो अगर हमारी बॉडी में देखें पानी की हो रही है अगर कमी, ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन में है, तो हमारा जो ये नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा और उसको ब्लड में वापस भेज देगा। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, यूरिन हमारे पास कंसनट्रेटेड पैदा होगा और कम अमाउंट में पैदा होगा। उसके बरक्स अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल वाटर है, ठीक है, या यूँ समझें कि एक्सेस ऑफ वाटर है, जैसे हम गर्मियों में अक्सर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते
करते हैं। तो नेफ्रॉन क्या करेगा, एक्सेस ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा और यूरिन कैसा बनेगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा और वो हमारी बॉडी से एक्सेस ऑफ यूरिन जो है वो खारिज होगा। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन ये भी हमारे पास एक एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड कौन से होते हैं, जो किडनी की टॉप पर मौजूद होते हैं। It also stimulate active reabsorption of sodium ions into the ascending loop of Henle। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब वाटर मूव कर रहा होता है लूप ऑफ हेनले में, तो ये वाला हार्मोन का क्या काम है, सोडियम को वापस ब्लड में ले आना, ताकि सोडियम का जो लेवल है वो क्या रह सके, बैलेंस्ड रह सके। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन ऑफ यूरिन। अब हम सुबह से काफ़ी देर से ये डिस्कस कर रहे हैं कि यूरिन मतलब उसकी हो गया, फॉर्मेशन हो गई। तो अब हम देखते हैं कि यूरिन किन किन चीज़ों पे कंपोज्ड है। तो इसमें कलर देखें उसका, यूरिन का नॉर्मली तो कलर येलो होता है, ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। उसके अंदर एक हमारे पास पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, उसकी वजह से इसका जो कलर है वो क्या होता है, येलो होता है। अब वॉल्यूम देखें कि एक नॉर्मल पर्सन जो है पर डे में 1.5 लीटर पर डे जो है वो यूरिन एक्सक्रीट करता है और पीएच इसकी तकरीबन 4.6 से 8 तक होती है। तो मतलब एसिडिक से लेकर अल्कलाइन तक हो सकती है। उसके अलावा इसकी मेजर इसके सब्सटेंस कौन से होते हैं, वाटर 95%, ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मीडियम तो वाटर ही है। अब इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। इसमें यूरिया होती है 2%, यूरिक एसिड होता है 1% और कुछ अमाउंट में इसके अंदर अमोनिया भी हो सकती है और केराटिनिन भी हो सकती है, ठीक है। दीज ऑल आर वेस्ट मटीरियल्स। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तो ठीक है, समझ आती है कि वो क्या कर रहा है, यूरिन को एक्सक्रीट कर रहा है हमारी बॉडी से, ठीक है, उसके ज़रिए क्या हो रहा है, वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं। तो हाउ इट इज़ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ फिनोमिना ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, दैट मेंटेनेंस ऑफ salt and water balance in our body, that is known as osmoregulation। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है दो किस्म के यूरिन फॉर्मेशन हमारे सामने आई, कि प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन एंड प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने ADH वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिए इसको। तो यही जो दो टॉपिक है ना, यही जो दो मेजर फिनोमिना है, ये हमें बताते हैं कि किडनी हमारी बॉडी में ऑस्मोरेगुलेटरी रोल भी अदा करता है। ठीक है, ये ना सिर्फ कि वो यूरिन बनाता है बगैर ये मतलब कंसीडर किए कि हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा है या कम है, कि वो सिर्फ यूरिन ही बनाता रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, कि वो पहले हमारे पास किडनी क्या करता है, वो पहले अपने हार्मोन के थ्रू इस बात का कंफर्म होते हैं, हमारी बॉडी में रेगुलेटरी ऑर्गन है वो इस बात की कंफर्मेशन होती है पहले कि आइदर के हमारा यूरिन कंसनट्रेटेड बनना चाहिए या डाइल्यूट बनना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट का बैलेंस क्या रहे, इक्वल रहे। ठीक है, तो इस क्वालिटी को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। उसके अलावा ये रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो है एसिड बेस बैलेंस भी इसी की वजह से मेंटेन रहता है। ये जो है यूरिन में एसिड्स खारिज करेगा अगर हमारी बॉडी में मौजूद हैं, एंड वाइल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बेस। लेकिन बेसिस क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, तो वो हमारी बॉडी में मोस्टली रह जाती हैं और जो एसिडिक फॉर्म में वो हमारी बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाती है। तो ये आप देखें, यूरिन फॉर्मेशन ना सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है किडनी, बल्कि हमारी बॉडी को मेनटेन भी कर रहा है। ठीक है ना, उसकी जो मतलब नॉर्मल उसकी pH है उसको भी मेंटेन रख रहा है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट अब हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ किडनी स्टोन्स। अब किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, अब देखें हर ऑर्गन के साथ ना कोई डिजीज़ रिलेटेड है। ठीक है, अगर वो ऑर्गन काम करना बंद कर दे या कोई भी इशू हो, तो अब किडनी से रिलेटेड जो मोस्टली डिजीज़ देखी गई हैं, दैट आर किडनी स्टोन्स। ठीक है ना, अब किडनी के अंदर जो है, किडनी के किसी भी हिस्से में स्टोन बन सकता है। ठीक है ना, कहाँ पे, उसके यूरेटर में भी हो सकता है, किडनी के पेल्विस में भी हो सकता है, किडनी के बिल्कुल सेंटर में उसके कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये स्टोन एक्चुअली होता क्या है, कि द फॉर्मेशन ऑफ सम सॉलिड स्ट्रक्चर इन किडनी इज कॉल्ड एज किडनी स्टोन। ठीक है, कि अगर हमारी किडनी के अंदर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट कर गया है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टोन का। ठीक है ना, अब क्योंकि ये एक्चुअली सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो जब आहिस्ता आहिस्ता जमा होते रहें तो वो एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टोन की अगर केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये 3 किस्म के होते हैं, या तो ये कैल्शियम के हाई लेवल की वजह से हो जाते हैं, या ऑक्सलेट्स की वजह से हो सकते हैं। अब कैल्शियम किस में मौजूद होता है,
मिल्क में होता है, एग में होता है, फ्रूट्स में होता है। अगर हम एक्स्ट्रा कैल्शियम लेना शुरू कर दें, ठीक है, तो क्या होता है, वो वक्त के साथ साथ उसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे किडनी में जमा होते जाते हैं, ठीक है, और वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जो ऑक्सलेट्स होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, टोमेटोज़ हैं। तो सम सब्सटेंसेस आर डिपॉजिटेड इन किडनी एंड चेंज इनटू स्टोन। तो ये ऐसा नहीं कि फ़ौरन कोई विद इन वीक या विद इन मंथ जो है स्टोन की फॉर्मेशन ले लें, ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर ये मुसलसल हमारी किडनी में इकट्ठा होता जाए तो वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सो अबाउट 70% किडनी स्टोन किसकी वजह से बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखें, किडनी स्टोन मोस्टली तो सर्जरी के जरिए रिमूव होते हैं, ठीक है। जैसे कि ओल्डर मेथड्स में हमारे पास होता था सर्जरी के जरिए रिमूव हो जाते थे, ऑपरेशन के जरिए। उससे क्या होता था, स्किन पे कट करके तो उसमें से सर्जरी के जरिए रिमूव कर दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, तो आजकल जो हमारे पास मेथड यूज़ होता है दैट इज़ लिथोट्रिप्सी, ठीक है। लिथो का मतलब होता है स्टोन, ट्रिप्सी का मतलब होता है उसको एग्जिट करना हमारी बॉडी से, ठीक है, या सर्जरी के ज़रिए उसको उसके ज़रिए वेव्स के ज़रिए उसको रिमूव कर देना किसी चीज़ को। तो इसमें देखें कि द टेक्निक टू ब्रेक अप एंड रिमूव किडनी स्टोन विदाउट सर्जरी, ठीक है, इसमें सर्जरी किए बगैर अगर किडनी में से क्या करें, हम स्टोन को रिमूव कर रहे हैं, तो उसको हम नाम देते हैं लिथोट्रिप्सी का। एंड इन दिस प्रोसेस हाई कंसनट्रेशन ऑफ एक्स रेज आर पास थ्रू द स्टोन्स। तो इसमें क्या होती है, एक्स रेज, ठीक है ना, एक्स रेज की जो हमारे पास पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत तेज़ होती है। तो वो क्या होते हैं कि हम जो स्किन के ऊपर से ही उसको बगैर कट लगाए उसके रेज को पास करा जाता है, तो वो रेज जाके एग्जैक्टली किडनी के अंदर जहाँ स्टोन मौजूद होता है उस स्टोन के ऊपर फॉल करती हैं। तो पीरियडिकली क्या किया जाता है, इन वेव्स को जो है ऊपर थ्रो कराया जाता है स्टोन के। तो इससे क्या होता है, स्टोन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता टूट कर बिल्कुल ऐसे आप कह लें कि रेत की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। और फिर वक्त के साथ साथ वो यूरिन से क्या होता रहता है, पेशाब के ज़रिए वो खारिज होता रहता है, ठीक है। तो जो है सो द स्टोन्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेज विच आर रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी विद द यूरिन। तो यूरिन के ज़रिए जो है वो बॉडी से क्या होता रहता है, खारिज होता रहता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये कोई इतना पेनफुल प्रोसेस नहीं है, और इससे पेशेंट जो है आप कह सकते हैं विद इन आवर जो है वो रिकवर हो जाता है। तो नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड आ रही है दैट इज़ ह्यूमन किडनी स्टोन। तो देखें यहाँ पे मुख्तलिफ स्टोन्स दिखाए गए हैं, आपके सामने एक तरफ हेल्दी किडनी दिखाई गई है, ठीक है, और सेकेंड वन देखें आपको किडनी स्टोन्स नज़र आ रहे हैं। एक बिल्कुल सेंटर में है, और जो इसमें जिसको हम रीनल मेडुला कहते हैं सेंटर में मौजूद है, और एक यूरिटर में है। और अगर यूरिटर से बाज़ औक़ात क्या होता है, स्टोन्स पास आउट करके यूरिनरी ब्लैडर में भी चले जाते हैं, और वो इंतहाई जो है एक आप कह सकते हैं पेनफुल सिचुएशन होती है, यूरिन के पैसेज में बहुत मसला आता है। तो जो है डेफिनेटली किडनी स्टोन है तो बहुत पेनफुल, लेकिन उसका जो इलाज है वो बहुत कामयाब भी है और नॉट सो मच पेनफुल, इजी वे है ये, ठीक है। तो अब देखें ये आपके सामने आ रहा है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। जैसे अभी मैं जिक्र कर रही थी कि हम क्या करते हैं, शॉक वेव्स के ज़रिए जो है किडनी के ऊपर से हम उसको स्टोन्स को रिमूव करते हैं। तो अब देखें इसके अंदर रेज दिखाई हुई हैं, शॉक वेव्स, एंड दे आर एग्जैक्टली फॉलिंग ऑन द स्टोन। तो इससे क्या होता है, स्टोन छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, और वो पीसेस क्या करेंगे फर्दर जो है यूरिटर से पास आउट होकर फिर यूरिन की तरफ जाएंगी, और यूरिन से वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते रहते हैं, बॉडी से बाहर एग्जिट होते रहते हैं। तो यूँ जो है आप किडनी स्टोन से हमें छुटकारा मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच ऑल यू वॉचिंग। सो काइंडली इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।